शुरू करें। आइए चला जी, समस्थानिकों के उपयोग की बात करते हैं। समस्थानिकों के उपयोग कोई रट्टा नहीं मारना है। समस्थानिक का जो उपयोग है उसको दे रट्टा नहीं मारना है, समझने की कोशिश करनी है। जैसे कार्बन 14 है, क्या है चला? कार्बन 14 है, तो इसका उपयोग हम लोग जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए करते हैं। बहुत दिनों से आप लोग पढ़ रहे होंगे। किसकी उम्र का पता? कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए किया जाता है। आज ये कोबाल्ट का उपयोग कैंसर के उपचार में, किसके उपचार में? आयरन का उपयोग एनीमिया रोग के उपचार में। ऐसे भी रक्त की कमी से ही ना एनीमिया होता है, और रक्त बनता है किससे? आयरन से। किससे बनता है? फिर आते हैं थोड़ा और आगे, तो सोडियम रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए, रक्त के थक्के का पता लगाने का। आर्सेनिक ब्रेन ट्यूमर में, ब्रेन ट्यूमर के उपचार में। उसके बाद आ गया आयोडीन, किसके उपचार में? आयोडीन की कमी से ना घेघा रोग होता है, घेघा रोग के उपचार में। उसके बाद आ जाइए आप यूरेनियम, नाम सुने हैं? यूरेनियम हो जाएगा नाभिकीय रिएक्टर में। नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम कहां प्रयोग होता है? कार्बन 14 जीवाश्म की उम्र का पता, कोबाल्ट कैंसर, आयरन, सोडियम, आर्सेनिक, आयोडीन, यूरेनियम, नाभिकीय रिएक्टर ना। इतना तो आप वेल नोन है आपके लिए। अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ाई से आपका जुड़ाव रहा होगा तो इसके बारे में आपको पता होगा। कार्बन के समस्थानिक का उपयोग जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी के ईंधन के रूप में किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका उपयोग करता है? यूरेनियम। आयोडीन 131 का उपयोग घेघा रोग का पता लगाने के लिए थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच में। सही है। लोहे के समस्थानिक Fe26 का उपयोग किसके उपचार में? और आर्सेनिक के समस्थानिक आर्सेनिक 74 का उपयोग ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने में। सही है। कोबाल्ट के समस्थानिक कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में, क्योंकि ये कौन किरण छोड़ता है? गामा किरण। सोडियम के समस्थानिक सोडियम 24 का उपयोग रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए। अल्प रक्तता यानी एनीमिया रोग या क्षय रोग की जांच में किसका? बताओ। अस्थि जब ये कह दिया तो अस्थि में एगो कैल्शियम होता है, एगो फास्फोरस होता है। अस्थि में कैल्शियम भी होता है। तो अस्थि का में हड्डी में अगर हम बात करें, कैल्शियम फॉस्फेट होता है CA3PO4 हॉल्ट 2, CA3PO4 हॉल्ट 2। तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है, और उससे कम क्या होता है? फास्फोरस। अगर कह दे हड्डी में महत्तम मात्रा में क्या होता है, तो कैल्शियम मारेंगे। कैल्शियम नहीं रहेगा तो क्या मारेंगे? फास्फोरस। क्या मारेंगे? हाँ, फ्लोरीन है। हाँ ये सॉरी ये फ्लोरीन है। Fe होता है ना आयरन रे, फ्लोरीन है ये F59। तो कहते हैं चला ई एक अलग तत्व है। समस्थानिक इसके बहुत सारे हैं। तो आप फ्लोरीन का 9 होता है तो उसके हिसाब से 18 19 होता है, लेकिन ये फ्लोरीन का समस्थानिक है। कहते हैं पौधों में उर्वरक के प्रभाव की जांच करने, ये सब नहीं पूछेगा, ये पूरा का पूरा खत्म, कभी नहीं पूछेगा। एक्स्ट्रा है बुक्स वगैरह में है इसलिए हम दे दिया। इससे पहले का जितना है वो सब इंपॉर्टेंट है, वो तुमको सेट में मिलेगा, फिर भी देख लो। हाँ, इचला एटॉमिक वेट है।
तो उसके समस्थानिक का होता है। ये चला किधर गया, सोडियम का भी तो 23 से होता है, 24 है ना। तो एक एक तत्व के 27 27 समस्थानिक होते हैं। ठीक है। हाँ, एनीमिया में लोहा है, ये है, नहीं है क्या? ये दोनों है चला। अल्प रक्तता और क्षय रोग की जांच में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। एनीमिया रोग के उपचार में, एनीमिया में भी रक्त की कमी ही होती है। ठीक है। जैसे अब चला बच्चा के जांच करना है कि पेट में बच्चा है कि नहीं, तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड थोड़े जरूरी है। यूरिन से भी टेस्ट होता है कि पेट में बच्चा है कि नहीं है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ी हुई है, मतलब गर्भधारण हो चुका है। एक ही चीज का बहुत सारा टेस्ट होता है, एक चीज का एक वो टेस्ट थोड़े है। आप बच्चे की जांच करवाने जाते हैं तो अब बच्चा 15 20 दिन का है, 30 दिन का है, तो पता चलेगा अल्ट्रासाउंड में? नहीं पता चलेगा। तो उसके लिए हम लोग अलग टेस्ट, बीटा HCG टेस्ट है, वगैरह वगैरह टेस्ट है, जो हम लोग करके पता लगाते थे। एक ही चीज के अलग अलग टेस्ट होते हैं। फिर आते हैं चला, हाँ, सबसे अधिक समस्थानिक किसके हैं? कितने? कितने? और कहते हैं न्यूट्रॉन की संख्या बदलने से समस्थानिक क्या हो जाता है, बदल। पिछले क्लास में हम आपको पढ़ाए थे कि समस्थानिकों में क्या अलग होता है। क्या अलग होता है? न्यूट्रॉन। क्या अलग होता है? याद कीजिए, आपको हम बताए थे कार्बन 6 12 है, कार्बन 6 14 है, तो यहां न्यूट्रॉन की संख्या 6 है, यहां न्यूट्रॉन की संख्या 8। सही है। समस्थानिक को की रासायनिक विशेषता क्या होती है? दोनों कार्बन कार्बन है तो रासायनिक गुण समान के अलग अलग। अब 12 14 है तो भौतिक गुण क्या होगा? परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, इसी को बढ़ा लो, अर्थात भौतिक गुण अलग अलग होता है। अर्थात भौतिक गुण अलग अलग होता है। भौतिक गुण क्यों अलग अलग होता है? भौतिक गुण क्यों अलग अलग होता है? क्योंकि उसका द्रव्यमान क्या होता है चला जी, अलग अलग होता है। अब आते हैं हम संभारिक पर। संभारिक की अगर बात करोगे तो जैसे आर्गन है, क्या है चला? आर्गन ले लीजिए आप 1840, आप कैल्शियम ले लीजिए 2040। हम आपको एक बात बताए थे कि भौतिक गुण जो है, भौतिक गुण किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान या भार पर। और रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? तत्व पर। लिखाए हैं हम पिछली क्लास में, याद है? तो चला जी, हमको ये बताइए कि अगर ये 1840 है, ये 2040, 1840 और 2040, अगर भौतिक गुण द्रव्यमान पर निर्भर करता है, रासायनिक गुण भी किस पर निर्भर करता है? तत्व पर। किस पर निर्भर करता है? तो इसका भौतिक गुण समान होगा कि अलग अलग होगा? भौतिक गुण क्या होगा? भौतिक गुण होगा समान। भौतिक गुण क्या होगा? समान। काहे समान होगा? क्योंकि द्रव्यमान दोनों का समान है। बोलो न रे। और रासायनिक गुण हो जाएगा एक अलग अलग। क्यों रासायनिक गुण अलग अलग हो जाएगा? रासायनिक गुण क्या हो जाएगा चला जी? अलग अलग। एक्सक्यूज मी,
ये वो कॉल आ रहा है बड़ा इम्पोर्टेंट। बाबूजी का कॉल है। पापा कॉल करते हैं तो दिल धक धक करने लगता है, क्योंकि वो 3 महीना पे कॉल करेंगे, लेकिन जब कॉल करेंगे तो कुछ बवंडरे होगा, कुछ हो गया होगा या कोई बहुत बड़ा बात। हेलो। हाँ। नहीं, नॉर्मले बात था। बाबूजी का फोन आया मतलब समझो 3 फोन वो करवे नहीं करते हैं, न पापा न मम्मी। एक एक महीना फोन पे बात नहीं होता है, लेकिन जब फोन आ गया मतलब समझ लो कोई ना कोई झोल है, संजोग अभी था कि ठीक है सब। नहीं तो कोई ना कोई मरता है तब ये फोन आता है कि बाल उल कटा लेना। देखो। हम्म। यार ये सब बात मत बोला करो, मूड खराब होता है मेरा। भौ- भौतिक गुण किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। रासायनिक गुण तत्व पर। तत्व अलग अलग ना है, तत्व अलग अलग है तो रासायनिक गुण अलग अलग हो जाएगा। द्रव्यमान समान है तो भौतिक गुण समान हो जाएगा। सही है, पिछले क्लास से बता रहे हैं हम। कहता है एक बात बताइए, इसमें न्यूट्रॉन, इसमें आ जाइए आप, न्यूट्रॉन प्रोटॉन कितना, इलेक्ट्रॉन, इसमें प्रोटॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन। यहां जो होता है वही प्रोटॉन वही इलेक्ट्रॉन। इसमें न्यूट्रॉन कितना, इसमें न्यूट्रॉन। पक्का? तो चला n प्लस पी का मान कितना? बाईस प्लस 18। n प्लस पी का मान कितना? सही है। पक्का? इसको हम नाभिक कह सकते हैं, इसको भी हम नाभिक कह सकते हैं। अब देखिए गौर से, परमाणु भार तो समान है, ये है। परमाणु संख्या समान है क्या? प्रोटॉन समान है क्या? इलेक्ट्रॉन 18 है, यहाँ 20 है, समान है क्या? न्यूट्रॉन यहाँ 22 है, यहाँ 20 है, समान है क्या? और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन यहाँ कितना है? और यहाँ भी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितना है? और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को हम नाभिक या न्यूक्लियन कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो हम कहते हैं मेरी जान कि संभारिक में, किसमें? संभारिक में नाभिक की संख्या या न्यूक्लियन की संख्या या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? क्या होगी? समभारिक। विभिन्न परमाणु जिनके, विभिन्न परमाणु जिनके परमाणु भार समान होते हैं एक दूसरे के, क्या कहलाते हैं? समभारिक में नाभिक की संख्या क्या होती है? 6, 14, 7, 14 परमाणु समभारिक है। 40, 40 समभारिक है। सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन समान होगा, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है इसका। 6, 14 कितना न्यूट्रॉन? इसमें न्यूट्रॉन कितना? इसमें न्यूट्रॉन कितना? इसमें न्यूट्रॉन कितना? होगा? बोलो।
इसमें न्यूट्रॉन 8, इसमें न्यूट्रॉन 8, इसमें न्यूट्रॉन 16, इसमें न्यूट्रॉन कितना सर? सही है। इसमें न्यूट्रॉन कितना? इसमें भी। तो सम न्यूट्रॉन, सम मतलब बराबर, और न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन की संख्या। तो सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगी। अब देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक, सम मतलब बराबर, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, सम मतलब बराबर, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। तो समान हो इलेक्ट्रॉन जिसमें, उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है उसे क्या कहते हैं? सही है। 8 2, 8 कैसे? इलेक्ट्रॉन गिनने के लिए नीचे वाला गिनेंगे कि ऊपर वाला? पक्का। तो चला, 8 2 10, 6 4 10, 8 2 10, 7। नाइट्रोजन कितना? 7 4 11 में से 1 गया 10। तोरा नहीं बुझा रहा है रे? तोरे कौन है? हाँ, बुझा रहा है पक्का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताओ। बगल से बोलता है। तो हम तो दोस्त ना पूछ लेंगे। सोडियम का बताओ। पता है? सर चेहरे बता रहा है। चेहरा देख के हम बता देंगे तोरा की पता है। शुरू से क्लास कर रहा है ना? कहाँ चल गया था? बुखार लग जाता है तो घर चल जाता है। डेंगू हो गया था? हाँ, मारे छोटा झूठ बोलेगा। कितना तेज है देखो ना। बूझ रहा है कि ये बीमारी के नाम कहेंगे तो बचना ही बचना है। डेंगू हुआ था? पक्का। जाओ तो रिपोर्ट कल ला के दिखाएगा। मोबाइल में फोटो खींचा होगा ना? हाँ, बैठो। बड़ा समस्या है। चेहरा बता देता है चला कि अगरा बुझा रहा है कि अगरा बाउंसर हो रहा है। ठीक ना? बूझने के लिए एक बात आप जान लीजिए, पैसा दे के आप कहिएगा कि हम इसके झा को 10,000 5,000 दे देंगे, नौकरी ले लेंगे, तब कुछ नहीं होना है। इस भ्रम में मत रहना। हमारे पास अब रेगुलर क्लास कीजिएगा ना, सभी बीमारियों को त्याग करके, घर परिवार सब त्याग करके, तभी आप सीख पाइएगा। हम तो चला रुकेंगे नहीं। हम रुक सकते हैं क्या? कोई आए नहीं आए, एक आध को मर जाए, हम रुक नहीं सकते हैं। एक आध कोई में चलियो जाएगा तो हम नहीं रुकेंगे। हम चलते, जब तक हम जिंदा हैं हम चलते जाएंगे। तो अब चला, ये तो आपकी जवाबदेही है ना कि आप रेगुलरिटी कैसे मेंटेन। बुखार लगता है, बुखार कैसे नहीं लगेगा उस पर विचार करिए। आप खाना पीना ठीक ठाक कीजिए। और डेंगू तो थोड़ा सा फैला हुआ है तो मामला गड़बड़ा दिया है, उसके लिए भी तत्पर रहना होगा। आपका तबीयत खराब है तो आप मेरे पास आते, कहते कि सर हमको डेंगू हो गया, हमको ऑनलाइन एक्टिवेट कर दीजिए, हम एक्टिवेट कर देते, आप मेकअप क्लास घर पे बैठ के कर लेते। उसके लिए सजग होना पड़ेगा। हम लोग के पास भी आता है तो हम लोग सिचुएशन उसका समझते हैं कि इसके साथ सही में प्रॉब्लम है कि मजे ले रहा है, और जल्दी ऑनलाइन एक्टिवेट नहीं करते हैं। क्योंकि ऑनलाइन एक्टिवेट कर देंगे तो उसको लगेगा आज ऑनलाइन पढ़ लेंगे, ठीक ना? तो उससे बाद में फ्यूचर का नुकसान उसका हो जाएगा। इसलिए जल्दी करते। जैसे तुम आओगे मेरे पास ऑनलाइन, बोले क्या है, क्यों? तो तुम सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे दो तो कर देंगे, और नहीं दोगे तो नहीं करेंगे। हमको सेटिस्फाइड करना ना होगा। हाँ, तो इसलिए चला जी, आप बीमार पड़ जाते हैं या बहुत भयानक प्रॉब्लम है तो आप अपना मेडिकल वो लेके आइए, क्या कहते हैं उसको यार, लेके आइए, हम एक्टिवेट कर देंगे। घर पे बैठ के मेकअप कर लीजिए, लेकिन नहीं कीजिएगा तो मामला हो जाएगा गड़बड़। देखो चला, कहते हैं Mg++, Mg++ तो 12
2 गया 10। सही है, तो एकरो ने पता है। बताओ सोडियम का एटॉमिक नंबर पक्का? तो चेहरे इसने है कि रे आइसोडाइफर, ये आइसोडाइफर क्या होता है? चला, आइसोडाइफर होता है ना कि दो तत्व का n-p का जो मान होता है ना, किसका मान चला, वो समान होता है। देखिए तो इसका न्यूट्रॉन निकालिएगा, 234 माइनस 90 बराबर 144 होगा। इसका न्यूट्रॉन 238 माइनस 92 बराबर 146 होगा। यहां आइएगा, प्रोटॉन कितना है, तो n-p निकालिएगा तो हो जाएगा 54, और यहां पर n-p निकालिएगा तो हो जाएगा 54। बोलो हाँ या ना? तो चला, इसका कहने का मतलब ये है कि n-p का मान अगर 54, यहां भी n-p का मान कितना है, 54 है, तो ये आइसोडाइफर है। क्योंकि आइसोडाइफर में कहता है वैसे दो या दो से अधिक पदार्थ जिसमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अंतर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर क्या होता है, समान। अब आते हैं यहां, अणु है क्या रे? हाँ, नाभिक, हाँ समान होगा नहीं, समान कैसे हो जाएगा? अरे छोटा, तुम गंगा नहा के आया करो सप्ताह में एक दिन। नाभिक मतलब n-p होता है कि n+p होता है? आ जाइए इधर। कहते हैं अणु शब्द का परिचय किसने दिया था? विलियम ओस्टवाल्ड ने। कितने ईस्वी में? किसी यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? अणु। और तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु। सही है ना? कहते हैं दो या दो से अधिक परमाणुओं को रस के रासायनिक संयोग से मिलकर नया पदार्थ क्या कहलाता है? अणु। जैसे एगो देखो, ई परमाणु है, एच के परमाणु, दो गो परमाणु ले लीजिए, ऑक्सीजन के एगो परमाणु, मिल के जो बना देगा, ये अब अणु है कि परमाणु है? क्या है रे? एक बात बताओ, एच जो है, एच अणु है कि परमाणु? तत्व है कि अणु है? तत्व है कि यौगिक है? तत्व की यौगिक? एच है तत्व। ओ क्या है? अकेले है तो तत्व है। इतना छोटा छोटा क्वेश्चन लड़का मिस्टेक करके आया है। क्वेश्चन पूछा था हेलोजन के जैसा परमाणविकता किसका है? आज मेरे पास एक ग्रुप डी का लड़का लेके आया था, हेलोजन के जैसा परमाणविकता किसका है? तो हेलोजन बोले तो वो लड़का सोच क्या लिया एग्जाम हॉल में, बेचारे का 60 या 61 नंबर है, हो सकता है वही एक क्वेश्चन ओकरा लिए जो है ना बहुत बवंडर हो जाए मेरिट बनाने में। उस सोच क्या लिया, हेलोजन को सोच लिया अक्रिय गैस। भैया दिमाग है ना, दिमाग कभी कभार अपने बस में नहीं रहता। अक्रिय गैस मतलब हम तो पढ़ाए हुए हैं कि अक्रिय गैस एक परमाणु होता है, अकेले होता है। बोलन रे, मार दिया एक परमाणु। क्वेश्चन था कि हेलोजन के, क्वेश्चन ये नहीं था, हेलोजन के जैसा परमाणुकता होता है। बुक में चला अमूल चूल परिवर्तन हो रहा है, जो बुक अभी तुम्हारे पास है, पूरा 110 सीटिंग का क्वेश्चन अट्टपट्ट जो पूछा है, उस सब अरेंज करके बुक में हम लगभग 30 सेट डाल दिए हैं और 70 सेट बचा हुआ है, उसको अरेंज कर रहे हैं। थ्योरी क्वेश्चन देखो ना, एकदम साफे अजीब, जो आज तक कभी नहीं पूछा था। क्वेश्चन एकदम नॉर्मल है, लेकिन बच्चा क्वेश्चन नहीं बना पाया। हेलोजन के जैसी परमाणुकता होती है, तो हेलोजन जब ये कह दिया मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन होता है। आई फ्लोरीन जो है वो F2 होता है, अभी आपको हम पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्डिंग में, F2 होता है। तो किसका दो होता है? तो उसमें आंसर में था एक इनर्ट गैस यानी हीलियम, दूसरा ऑप्शन था हाइड्रोजन, एक था हीलियम,
दूसरा था हाइड्रोजन, यही आंसर था, लड़का ही मार दिया है। आगे आपको पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में कि F नहीं होता है, F2 होता है, और H नहीं होता है, H2 होता है, H ही अकेले होता है। ठीक ना, ये अगला चैप्टर में आप पढ़िएगा। वो हेलोजन को अक्रिय फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नहीं मान के उसको वो अक्रिय माना, अक्रिय मार के जो है मार दिया, क्या मार दिया, हीलियम, सब गुण हो गया गोवा। देखो ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन क्या है, तत्व, छोटा छोटा चीज होता है, चला उसी को समझना होता है, उसी से क्वेश्चन भी बनेगा। हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, क्या है, तो इस तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या है, इसका भी सूक्ष्मतम कण क्या है, परमाणु ना। तो मेरी जाने मोहब्बत H2O जो है ये क्या है, ये तो यौगिक है। हम बोले हैं यौगिक किसको कहते हैं, किसी के साथ हो और सूत्र हो, याद है, क्लास छोड़े हो तो अगला चैप्टर से बुझाएगा, अगला नहीं, एक चैप्टर और छोड़ के तब बुझाएगा केमिकल बॉन्डिंग के बाद। अब चला, इसके सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, अणु, बोलो, इसके सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, अणु। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा कि अणु का जो निर्माण होता है वो बहुत सारे तत्वों से होता है, और तत्व एक प्रकार का परमाणु है, तत्व एक प्रकार का क्या है, परमाणु। तो हम ये कह सकते हैं कि अणु का निर्माण होता है तत्व से, तत्व एक प्रकार का क्या है, परमाणु। बोलो, अणु चला एच यौगिक से बनता है, यौगिक हो गया एच और ओ, एच और ओ तत्व है, तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, परमाणु। तो परमाणु से अणु बनता है कि अणु से परमाणु, किससे क्या बनता है, परमाणु से अणु बनता है। बोलो, अणु शब्द का परिचय विलियम ओस्टवाल्ड ने 1986 में दिया, किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण, किसका सूक्ष्मतम कण, अणु कहलाता है। दो या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक संयोग से मिलकर बना नया पदार्थ क्या कहलाता है, पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या है, क्या है, क्या है, अणु है। अब कहता है देखो चला, ये बहुत सारा परमाणु है, ये आपस में जुड़ के बना देगा P4, क्या बना देगा, इस पर भी सवाल पूछा है, आएगा सवाल तो हम सब आपको पढ़ाएंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना है। A to Z सवाल हम टाइप करवा के चैप्टर वाइज अलग करवा दिए, 127 सिटिंग A to Z, और चैप्टर वाइज अलग अलग हो जाएगा, तब देखेंगे कहां कहां और हमको क्या क्या पढ़ा देना है। अणु दो प्रकार के होते हैं, एगो समांगी और एगो होता है विषमांगी। समांगी मतलब देखने से लक्षण बुझा रहा है, HH, ई चला उधर से उठ के आ गया है, यहाँ किताब में यहाँ है, किताब में यहाँ होगा NH4Cl, नहीं है यहाँ, यहाँ नहीं होगा। अब देखिए चला, सम अणु में HHNNOO, लेकिन विषम अणु में देखो H और O, Na और Cl, NH और Cl, मतलब समझिए गया होगा सम अणु विषम अणु। समान तत्व के अणु होंगे तो सम अणु, अलग अलग तत्व के होंगे तो विषम अणु। बताओ Cl2 जो है ये सम अणु है कि विषम अणु है, हाँ, सम की विषम, CO2 बुझ गया। कहते हैं एक समान अणु से बनता है तो समांगी अणु, और असमान अणु से बनेगा तो विषमांगी। सही है कि गलत है, किसी अणु के परमाणुओं की कुल संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। देखिए यहीं से क्वेश्चन था, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए चला जी H2SO4, नाम तो सुना ही होगा सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, एनी डाउट,
H2SO4 की अगर हम बात करें तो इसमें गिनो कि कै गो है, सब मिला के कै गो है, 4 1 5 2 7। अगर इसकी परमाणुकता हमको लिखने का दिल करेगा, परमाणुकता, यहां से क्वेश्चन पूछा है चला, लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा है, पहले ऐसे पूछता था, अब समझ रहा है ना, घुमा के पूछा है, लेकिन वही पूछा है। जैसे पहले पूछता था ना कि पानी में डूबा सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण, लड़का मार भी देता था। अब क्वेश्चन पूछ रहा है तरन ताल में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है। अब लड़का तरन ताल का मतलब नहीं समझता है तो नहीं बना पाएगा। तरन ताल का मतलब कुआं होता है। तरन ताल का मतलब क्या होता है? कुआं। तो कुआं होता मतलब तो कुआं में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, अपवर्तन है। बोलो न रे। पिछले बार एनटीपीसी में पूछा था डायलाइजर का क्या काम है, तो लड़का तो डायलिसिस जानता है। डायलिसिस जानता है कि जिससे कृत्रिम विधि द्वारा रक्त को शुद्ध किया जाता है, उसे डायलाइजर के डायलिसिस कहते हैं। बोलन रे। डायलिसिस जिस प्रक्रिया से होती, जिस यंत्र से होता है, उसे डायलाइजर कहते हैं। ये बात लेकिन कहीं नहीं लिखल है। तो लड़का को पूछा डायलाइजर क्या है, कहा बाप रे तो नया क्वेश्चन है मेरे दोस्त। डायलाइजर वही है कृत्रिम विधि से रक्त का शुद्धिकरण, जो डायलिसिस है। डायलिसिस एक प्रोसेस है और डायलाइजर एक यंत्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध करते हैं। तो H2SO4 का अगर हम परमाणुकता गिनेंगे तो परमाणुकता कितना हो जाएगा? 4 1 5 2 4। अब अगर हम Ca3PO4 हॉल 2 का गिनेंगे तब हम बोले तो 4 1 5 दूनी 10 3 13। अब चला अगर हम हाइड्रो H2 का गिनेंगे तब कितना? Cl2 का, I2 का, हाँ कितना? यही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा। लिखा है इसको हेलोजन ना कहते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को क्या कहते हैं? हेलोजन। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जनन रेडन को अक्रिय गैस। कौन गैस? जैसे चला तुमको ये जान लेना चाहिए, आगे हम पढ़ाएंगे कि हेलोजन जो हो गया वो हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। और अक्रिय गैस जो हुआ अक्रिय गैस जो हुआ वो हो गया हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन। अक्रिय गैस ही किसी के साथ जुड़ता नहीं है, ये अकेले होता है। बोलन रे, ये किसी के साथ जुड़ता नहीं होता। तो इसका मतलब इसकी जो परमाणुकता होगी मेरी जाने मोहब्बत अक्रिय गैस की, जैसे हीलियम या नियॉन, ये अकेले होता है तो इसकी परमाणुकता एक ना होगी। हम ये कह सकते हैं कि जितने भी अक्रिय गैस हैं सबकी परमाणुकता कितनी होगी, क्योंकि ये किसी से जुड़ता। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि हेलोजन, ये हेलोजन है, ये क्या है? आई किस रूप में रहता है? Cl2I2 के रूप में रहता है। इसकी परमाणुकता कितनी हो गई? 2। तो क्वेश्चन पूछा था हेलोजन की परमाणुकता के बराबर परमाणुकता किसकी होती है? एक ऑप्शन दिया था हाइड्रोजन की, एक ऑप्शन दिया था अक्रिय गैस की। क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? क्या होगा? यही क्वेश्चन बच्चा कर दिया है गलती, ठीक है, वो मार दिया हीलियम। किसी अणु के परमाणुओं की कुल संख्या को परमाणुकता कहा जाता है। सभी अक्रिय गैस हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एक परमाणविक अणु है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। अक्रिय गैसों की परमाणुकता कितनी होती है? अक्रिय गैस यही ना है, आई किसी से जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है? नहीं जुड़ता है तो इसकी परमाणुकता कितनी होती है? एटॉमिसिटी यहां लिखल होगा, चला परमाणुकता यही ना लिखल है। कहता अणुओं के गठन, ये बता चला ये तत्व है कि यौगिक है कि मिश्रण है? तो यौगिक है तो ये अणु हुआ कि परमाणु?
हाँ, अणुओं के गठन के लिए परमाणुओं की आवश्यकता होती है। बोलो न रे। कहते हैं अणुओं के गठन के लिए परमाणुओं की आवश्यकता होती है। परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। अणुओं के गठन के लिए, जैसे CO2 अणु है, इसके गठन के लिए C और O की आवश्यकता है। इसकी जो संख्या है उसी को परमाणुकता कहते हैं। बोलो। कहते हैं किसी अणु के परमाणुओं की कुल संख्या को परमाणुकता कहा जाता है। अक्रिय गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन एक परमाणविक गैस होता है। ओ से जुड़ जाएगा। बताओ एक परमाणविक होगा कि द्वि परमाणविक होगा? हाँ, ओ से जुड़ेगा दुई न रे। की एक, दो की एक, दो की एक, तीन की परमाणुकता कितनी? तीन। देखो हाइड्रोजन की परमाणुकता, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन। परमाणु रासायनिक रूप से जोड़कर किसका निर्माण करते हैं? परमाणु। आप H के परमाणु, O के परमाणु आपस में जुड़ जाएंगे तब ना अणु का निर्माण करेंगे। बोलबे नहीं करेगा। इसका कहना है कि कैसे पता करेंगे सर किसका दो होगा, किसका एक होगा, किसका तीन होगा? धीरे धीरे जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चलने लगेगा। कैसे? जब केमिकल बॉन्डिंग में हम बताएंगे ना कि सेटिस्फाइड हो गया, जैसे O के बाह्यतम कक्षा में होता है 6 गो, तो 2 गो लेगा 2 गो देगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा, तो O2 में सेटिस्फाइड हो जाएगा, इसीलिए O2 होता है। कभी O3 होता है तो उसमें फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो ये सब जब बॉन्डिंग पढ़ाएंगे ना तब समझ में आएगा। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि आपको जब कहेगा ना तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। कहीं देखें N लिखा हुआ, जब भी देखें क्या लिखा हुआ है? ठीक है। कभी आप नहीं देखे होंगे O लिखा हुआ, जब भी लिखा हुआ देखेंगे O2। तो चला वो क्वेश्चन आपको बताएगा। और जब थ्योरी, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान इसलिए कहते हैं क्योंकि एक चीज का रिलेशन अगले चीज से होता है, फिर अगले चीज का रिलेशन उसके अगले चीज से। तो हम आपको सेटिस्फाइड कर देंगे कि ये द्विपरमाणु की क्यों है, ये त्रिपरमाणु की क्यों है, उसका रीजन है। हीलियम, हीलियम सब है, सब। हीलियम केकरो से जुड़ता नहीं है। हीलियम मेनली आप इसको परमाणु कह सकते हैं और तत्व कह सकते हैं। ये यौगिक के रूप में नहीं पाया जाता। यौगिक के रूप में किसी से जुड़ेगा तब ना यौगिक होगा। हीलियम क्या, कोई भी अक्रिय गैस किसी के साथ जुड़ता नहीं है, इसलिए वो कभी भी यौगिक के रूप में नहीं रहेगा। चला क्लास छोड़ा होगा नहीं बुझाएगा। हमको गाली मत देना, पहले बोल दिए थे हम कि क्लास जो छोड़ेगा आनी मुनी हम नहीं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर क्लास छूटा है तो थोड़ा सा जद्दोजहद करो, समझने की कोशिश करो, तो धीरे धीरे बुझाएगा। और केमिकल बॉन्डिंग के बाद फिर इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है तो उसके बाद फिर बुझाने लगेगा। लेकिन यह चैप्टर में दर्द होगा, अगर अगले चैप्टर में दर्द होगा, क्योंकि इसका सीधा संबंध पिछले चैप्टर से। ठीक है। तत्व, जैसे तत्व और आदमी का शरीर और हाथ एक है, शरीर अलग है, शरीर हो गया पूरा, हाथ उसका एक भाग है। वैसे ही तत्व पूरा हो गया, उसका एक छोटा सा कण ले लीजिएगा तो परमाणु हो जाएगा। बोलिए। अब हुंड चचा के रूल। कौन चचा के रूल? हुंड चचा हुंड थे और क्या कहते थे? ये कहते थे कि पी में कै गो है? 6 गो ना। पी में, पी उपकक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6। बहुत बढ़िया बात। तो ई मेरी जाने मोहब्बत, मेरी जाने वफा, ई अगर हम कहते हैं तो 6 गो है ना। तो ये बताइए ऐसे होगा तो एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? अरे भाई ऐसे होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तुम लोग को रीजनिंग दीपक सर बढ़िया से नहीं पढ़ाएगा। ऐसे ऐसे चलेगा तो क्लॉकवाइज। ये कहता था ना कि पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा, 6 गो है ना, तो एगो में तो 2 गो ना भरेगा, एगो में कै गो भरेगा? तो पहले इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में भरेगा और तब बच जाएगा, तब क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे ना, तब बच जाएगा तो क्लॉकवाइज में भरेगा।
नहीं, मान लीजिए अगर आपके पास 5 गो है, मान लीजिए पी में 5 गो है, तब 5 गो है तो आप कहिएगा ना कि आए सर 2 गो एकरा दे दीजिए, 2 गो एकरा दे दीजिए, 1 गो एकरा दे दीजिए। हो जाए तो गलती। एक रूल है, रूल क्या है, पहले एक एक करके एंटी क्लॉकवाइज में 3 गो हो गया, तब जितना बचेगा उतना क्लॉकवाइज में। नहीं बुझा? अगर मान लो कि यहाँ 4 गो रहता, कै गो रहता, तो 4 गो रहता तो पहले क्या करते, एंटी क्लॉकवाइज में भरते। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मतलब ऊपर की ओर, पहले एक एक को करके एंटी क्लॉकवाइज में भर दिए, अब बच जाएगा तो क्लॉकवाइज में जोड़ा लगा देंगे, नहीं बचेगा तो नहीं लगाएंगे। तुम कहेगा मान लीजिए सर 2 गो रहेगा तब, इन्हें बोलना कि मान लीजिए 1.5 गो रहेगा तब, 1.5 गो नहीं होगा तो चला 2 गो रहेगा तो एगो ऐसे है एगो ऐसे, हो गया। लेकिन पहले एंटी क्लॉकवाइज में भरेंगे तब जोड़ा लगाएंगे कैसे, क्लॉकवाइज। बुझात की नहीं के? आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।